वालेकुम अस्सलाम। We are putting class today for quantum physics और ये जून 1342 का 7 है। आप अपनी बुक चाहो तो निकाल लो और उसमें ये एड्रेस देख लो। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को स्क्रीन से देख लेते हैं। अगर रीड नाइट में ये कह रहे कि नहीं मिल रहा है इनको। द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अच्छा, ये फाइल मैंने ग्रुप पे पोस्ट भी कर दी है। अगर आप चाहें तो इस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं और चाहें तो स्क्रीन से देख लें। ये बता रही है कि क्वेश्चन नंबर 36 है। हो सकता है किसी बुक में हो, किसी में ना हो। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन एटम। ये जो टॉपिक है इमिशन स्पेक्ट्रम का, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो तुम्हें फिर बुक ही ऐसी ले ली ना। अब देखो इसको एग्जामिनर रिपोर्ट कैसे बताती है। ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम का टॉपिक करवाया था, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अब ये इसकी वर्डिंग है, इसको तुम याद कर लो, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम का टॉपिक है उसका ये कोर टॉपिक है। Each wavelength results from an electron changing energy level. ठीक है, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो फिर एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। देयर आर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अब वो ये पूछ रहा है कि बताओ तुम कैसे प्रूव कर सकते हो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एटम्स। तो तुम सीधा सीधा जवाब दोगे जो मैंने तुम्हें अभी एग्जामिनर रिपोर्ट से दिखा दिया। तुम कहोगे कि ईच wavelength results from an electron changing energy levels। इसी कॉन्सेप्ट को तुम एग्जामिनर को समझा दोगे, इसके ये 2 मार्क्स दे रहा है। और आप एग्जामिनर को बताओगे कि एटम्स डू नॉट इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। अगर कोई चीज कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट करे तो फिर उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं होंगे। Some electron energy levels in atomic hydrogen are illustrated। इसने दिया हुआ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना एनर्जी लेवल दिए हुए। ये वही एनर्जी लेवल डायग्राम है जो तुम लोगों को मैंने बताई थी। और इस डायग्राम को सामने रखो, ये फाइल मैंने ग्रुप पे डाल दी है। The longest wavelength produced as a result of electron transition between two of the energy levels shown in figure 7.1 is 4.0 times 10 power minus 6. Draw and mark with the letter L the transition giving rise to the wavelength of 4 into 10 to the power minus 6. तो अब ये वाला पार्ट शुरू करते हैं और ये उसका 1 नंबर दे रहा है। ये कह रहा है जो longest wavelength produced as a result of electron transition between the two energy levels shown in figure। अब उनमें से कोई से 2 हो सकते हैं, लेकिन वो जो सबसे बड़ी जंप है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रिक कैसे मेंटेन करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो फ्रीक्वेंसी है, अच्छा फोटॉन के लिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है शॉर्टेस्ट एनर्जी फोटोन, उल्टा होता है, वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है। तो अब तुम ये ख्याल रखना, ये जो कह रहे हैं ना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब है सबसे छोटी जंप। तो अब ये ईयर नंबर नोट कर लो, और अगर तुम्हारे पास ये बुक है तो इसमें शुरू कर दो। बी पार्ट 1, और इसमें देखो कि मैंने ये वाला जंप लिया है। आप मुझे बताओ कि मैंने सबसे छोटा वाला जंप क्यों लिया? लार्जेस्ट वेवलेंथ स्मॉलेस्ट एनर्जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हेलो सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माइक पे आहिस्ता बोलो बेटा, इतनी जोर से नहीं ओके बोलो। सर। बेहतर है कि चुपचाप बैठी रहो। सर क्लास में तो मैं चुप ही रहती हूँ, अभी भी चुप रहा हूँ, घर में भी। नहीं, घर में चुप ना रहे, लेकिन क्लास के हिसाब से थोड़ा आहिस्ता बोलें, बिकॉज आप माइक के ऊपर बिल्कुल मुंह रख के बोल रही है ना, बहुत जोर से आवाज आ रही है। अदर पीपल कैन हैव अ प्रॉब्लम ना। अब सब लोग देखिएगा, इसका मैंने पहला पार्ट वर्किंग शो की है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐसे रफली बना लो और अपने पास शेयर कर लो। ईयर नंबर नोट जरूर कर लीजिएगा। सर प्लीज बताइएगा ईयर नंबर। ईयर नंबर है जून 13, देखो स्क्रीन पे देखो, जून 13 42 का 7। ओके सर, थैंक यू। चलो अब देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट मिल गया कि लार्जेस्ट वेवलेंथ स्मॉलेस्ट एनर्जी। और ये कॉन्सेप्ट अब याद रखना, जो चीजें हम पास पेपर से सीखते हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, क्योंकि वो हैंड्स ऑन नॉलेज होती है। अब तुम इसको पिक करो। अब तुम इस क्वेश्चन में तुमने पहला पार्ट कर लिया 1 मार्क का ना, सॉरी दूसरा पार्ट बी कर लिया हमने, ये वाली चीज कर ली। अब वो कहते हैं ड्रॉ एंड मार्क विद द लेटर एस द ट्रांजिशन गिविंग राइज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये उल्टा होता है,
जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो सबसे बड़ी जंप को शो करता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्या कहता है, पढ़ो कि देयर वर मेनी करेक्ट आंसर्स हियर बट अ सिग्निफिकेंट नंबर वर स्पॉइल्ड बाय हैविंग एरोस इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चों ने ना डबल हेडेड एरो लगा दिए, उनके भी मार्क्स कट गए। और जाहिर है कि ये सीआई का ये लेवल है कि उसमें वो किसी भी ऐसी गलती को अलाउ नहीं करते जो कॉन्सेप्ट बदल दे। डबल हेडेड एरो जो है वो मना कर रहे हैं। देखो ये सबसे बड़ी जंप है। उसी डायग्राम को अगर तुम्हें बुक में ये क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे एक बच्चे ने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर जो है 36 है उनकी बुक में, और मैंने ये भी बताया कि ये जो फाइल है ये मैंने ग्रुप पे पोस्ट कर दी है, इसमें मार्किंग स्कीम अटैच है। तो अगर तुम थोड़े पहले, मैं जैसे हमेशा सिखाया कि जब तुम टॉपिक शुरू करो तो पहले थोड़े से पुराने क्वेश्चंस करो, नए क्वेश्चंस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, वो भी स्मार्ट हो जाते हैं ना वक्त के साथ। तो नए क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा ट्रिकी हैं, तो एकदम नए क्वेश्चन पे मत जाओ, पहले थोड़े से पुराने क्वेश्चंस करो। अब हमने इसको ये कॉन्सेप्ट बना लिया, पढ़ो। Calculate the wavelength for the transition you have shown in one part 2। अब वो जो सबसे बड़ी वाली जंप हमने लगवाई थी, सबसे बड़ी वाली जंप जो लगवाई थी ये वाली, कह रहे इसका वेवलेंथ निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि वेवलेंथ तो निकालना है, तो लैम्डा को सब्जेक्ट बना लेता हूं, एच सी अपॉन, मैं जानबूझ के लिखूंगा डेल्टा ई, क्योंकि लैम्डा बिलोंग्स टू अ एनर्जी डिफरेंस। अब तुम यहां आकर देखो तो ये सबसे बड़ी वाली जंप है एस, ये एनर्जी है और ये एनर्जी, पहले इनको माइनस करके डेल्टा ई निकाल दो और फिर उसको रखकर वैल्यूज पुट करो। एच और सी तो कांस्टेंट होते हैं, वो पुट करो, लैम्डा निकाल दो। सर ये -3.94 आ रही है एनर्जी डिफरेंस। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो। इसकी एक वर्किंग मैंने शेयर की है, वो अच्छा हुमैरा कह रही है 4.35 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, बाकी लोग भी चेक कर ले कि व्हाट आंसर दे आर गेटिंग। सर जो मेरा कहती है वो सही होता है, नहीं, वो मेरी आप बेस्ट फ्रेंड है। आप बाहर रोड पे बैठी हो, पीछे गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं। सर एक घर में एक चीज होती है खिड़की, और मेरे अच्छा, उसके साथ में स्टडी टेबल है, तो ना वो वहां से आवाज आती है। फिर भी मतलब खिड़की के बिल्कुल साथ ही रोड भी है। जी सर, मेन रोड पे रहती हूँ ना मैं, कयूमाबाद में नहीं रहती, तो इसलिए। अच्छा चले, अब इसमें ईवी को जूल में कन्वर्ट करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें, और जूल में कन्वर्ट करेंगे, मैंने उसका कन्वर्जन दोबारा भी स्क्रीन पे शो किया है, और वो कन्वर्जन पुट करो और फिर सॉल्व करके लैम्डा निकालो। सर आप पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? खुद सॉल्व करें बेटा, कॉपी मत मारे यहां से। सर मैं आंसर टैली कर रही थी। आंसर चलें, ठीक है, देख लें, जल्दी से कंप्लीट करें, बाकी लोग भी कंप्लीट करो।
सही है। Photon energies in the visible spectrum vary between approximately 3.66 electron volt and 1.83 electron volt. Determine the energies in EV of photons in the visible spectrum that are produced by the transition between the energy levels shown in 7.1. अब ये पढ़ें, ये वाला पार्ट पढ़ें। सर कल प्लैंक मेरे घर पे आया था, मैंने उसको भगा दिया। कौन? मैंने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्लैंक। यार तो भाई, अब आप ग्रुप पे तो ज़रा हमारे पास ऑनलाइन में तो वो सुपर कैंडिडेट है नहीं जो compete कर सके। 0.66 से 1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ये किया हुआ इसमें कि मैंने वो ऑप्शंस लेकर माइनस किया है और आइडेंटिफाई किया है कि जो कि उस गिवन रेंज में आते हैं। आपको ये करना पड़ेगा कि आप ऑप्शंस बना लें। वैसे तो एक गेस वर्क होता है, क्योंकि जो बड़ा जंप है, ये जो एस वाला जंप है, इतना बड़ा जंप विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं लगा सकते। विजिबल फोटॉन्स ये लगवा लेगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला। ज्यादातर विजिबल स्पेक्ट्रम इस तरह के जंप लगवाते हैं जो मैंने बताया था, लेकिन बहरहाल पेपर में तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शंस है ना, उनको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। जितने भी ऑप्शन बन रहे हैं उन सारे ऑप्शंस को इस तरह बनाकर सबको माइनस करना पड़ेगा। और फिर उसने जो रेंज दी है, देखो उसने रेंज दी है 3.66 से लेकर 1.83। इस रेंज के अंदर जो फोटॉन्स की ट्रांजिशन आएगी वो आंसर बनेगा। अब तुम इसको डिफरेंट ऑप्शंस बना के माइनस करके देखो। ये वाली स्क्रीन है, अब यहां से माइनस के ऑप्शन बनाओ। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वो कह रहे हैं कि इनमें से ये सारी जंप्स हैं। अगर आप इसको इस तरह समझ लो कि ये सारी जंप्स लगी हुई हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनमें से वो जंप्स बताओ जिसकी रेंज उसने दी है। तो इसको आप ट्रायल एंड एरर वाले मेथड से कर सकते हो, क्योंकि कोई भी जंप ले सकते हैं जो कि उस एनर्जी रेंज में आ जाए। तो जितनी भी जंप्स बनती हैं, अब जैसे ये एक जंप है तो इसको और इसको माइनस कर दो। फिर ये वाली जंप है, फिर ये वाली जंप है, फिर ये जंप है, ये वाली जंप है, ये वाली जंप है। तो इन सारी जंप्स की एनर्जी डिफरेंस निकाल लो और इन सब का एनर्जी डिफरेंस निकालने के बाद ये नंबर है और ये नंबर, इससे कंपेयर कर लो। ये बाउंड्री बनाई है उसने। तो वो असल में ये कह रहे हैं कि तुम एक इंटरवल, जैसे मैथ्स में इंटरवल बनता है ना, ये तुम्हारा इंटरवल है और इस इंटरवल में तुम्हें बताना है कि कौन कौन से फोटोन आ रहे हैं। ये इंटरवल है। अब ये डिफरेंस चेक करो।
सर वो ट्रायल एंड एरर शो तो नहीं करना ना, बस डायरेक्ट जो फाइनल आंसर है वो शो करना है? अगर शो करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। असल में वो जाहिर है कि उसको भी तो कन्विंस करना पड़ेगा ना कि आंसर आप लाए कैसे हो। तो मैंने इसमें वो ऑप्शंस माइनस करके दिखाए हैं। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, परफेक्टली फाइन माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। अब इसमें जो ऑप्शंस बन रहे हैं उन ऑप्शंस को मैंने वर्कआउट किया है, आप लोग भी यहां से देखो। अब ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम बनते हैं क्योंकि वो उस वक्त समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। तभी जैसे मैंने कहा था कि पहले थोड़े पुराने पेपर करो, इससे भी पुराने पेपर ज्यादा और बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो कम ट्रिकी होते हैं। जो नए पेपर है फिर जाहिर है कि वो वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे लोग उसको इंटरेक्ट करते जाते हैं तो वो फिर उनका भी रिस्पॉन्स बदलता जाता है। अब अगर आप इसको देख सकते हो तो मेरे पास ये 3 नंबर आ रहे हैं। हुमैरा ने इसमें 3 एंट्रीज दी हैं। हुमैरा रेंजेस नहीं दो। हाँ 1.9 मेरे हिसाब से तो रेंज के बिल्कुल अंदर आ जाएगा, लेकिन अब मेरे पास 3 एंट्रीज हैं जो उस रेंज में आ रही हैं। अगर आपने वो इंटरवल बनाया है ना, अगर आपने देखो ये वाला इंटरवल बनाया है, ये वाला अगर आपने ये वाला इंटरवल बना लिया है तो फिर ठीक है, 1.9 को आप उसमें इंक्लूड कर लो और 3 आंसर्स आ जाएंगे। सही है। बाकी लोग भी इस रेंज को फॉलो करें और विद इन द रेंज जो है ये 3 आंसर्स रेंज के अंदर आ रहे हैं। सर इसकी 6 पॉसिबिलिटीज है? मेरे ख्याल में 6 तो हैं। मैंने यहाँ जो वर्कआउट की हुई है 3 और 4, मैंने 5 वर्कआउट की हुई है। ओके सर। देखिए उसके बाद है अगर आप उस फाइल को देखते हैं तो शीट नंबर 30 है और वैसे ये है नवंबर 13 43 का 7। ये वाला ईयर नंबर जो है वो नोट कर लें, नवंबर 13 43 का 7। By reference to the photoelectric effect, explain what is meant by work function energy। आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने जाते हो तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से पहले प्रोबेबिलिटी लेता है। अब यहां से एक फोटोन आया और उसने इसको हिट किया, ये इलेक्ट्रॉन पहले थोड़ा सा लिफ्ट होगा और फिर लिबरेट होगा। वो जो लिफ्टिंग एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन अपने एटम से रिलीज होता है, जो स्केप एनर्जी है, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी। The minimum energy required to release an electron from the surface of a metal is work function। देखना ये सवाल तुम्हें अगर लोकेट करना कि क्या ये सवाल उस बुक में है, नवंबर 13 43 7। इसमें हुमैरा कह रही है क्वेश्चन नंबर 34 है उसमें ना,
आप लोग भी चेक कर लो इफ यू गेट दैट क्वेश्चन. सर एनोटेट का ऑप्शन गायब हो गया. हाँ तो बेटा आप एनोटेट को गलत यूज कर रही हो ना. दिस इज नॉट द टाइम फॉर एनोटेट. चलो अब देखो. मोस्ट कैंडिडेट्स न्यू दैट वर्क फंक्शन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. For full credit, it was also necessary to explain that this minimum energy comes from a photon. A misconception about weaker candidate is that photons are emitted from the surface. तो अब तुम इसको गौर से पढ़ लो कि वो कह रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी कम्स फ्रॉम अ फोटोन. इसका जिक्र करना साथ में जरूरी है. तो तभी वो 2 मार्क्स दे रहा है. तभी वो आपको ना 2 मार्क्स दे रहा है. उसका ख्याल रखना होगा कि वो 2 मार्क्स जो दे रहा है वो इसी बात के दे रहा है. अब आगे पढ़ो. वाई इवन व्हेन द incident light is monochromatic, the emitted electrons have a range of kinetic energy up to a maximum value. अब ये सवाल जरा ट्रिकी है क्योंकि रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में वो ये कंफ्यूजन दिखाना चाहता है कि क्या मोनोक्रोमैटिक में सिर्फ एक वेवलेंथ होता है या रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है. अब वैसे तो मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ. अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ. अब तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या सरफेस से इमिट होते हैं. सिंगल वेव होती है बिल्कुल. सारे इलेक्ट्रॉन जो है, कुछ अंदर बेड भी हुए होते हैं, सारे सरफेस पे नहीं होते. हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे से भी इमिट हो जाते हैं. अब जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे से इमिट होते हैं उनको पहले सरफेस तक आना पड़ता है. they have to reach the surface first and then work function comes, then comes kinetic energy. जो इलेक्ट्रॉन्स इनर लेवल से इमिट होते हैं उनके हिस्से में काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा लेस पार्ट आता है और तभी वो ये लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आप इसको पढ़ो. इस वाले पार्ट को देखो. many candidates understood that the electrons with the maximum kinetic energy are those emitted directly from the surface. However, comparatively few appreciated that there is a range of kinetic energy below this maximum value because energy is needed to bring electrons to the surface. Although the question referred to monochromatic, there were still a significant number of candidates who commented that the photons had different amounts of energy, जो कि हमने पिक कर लिया था कि सिंगल वेवलेंथ है. लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा नीचे से आएंगे. ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां तक आएंगे, फिर इनको वर्क फंक्शन मिलेगा और फिर इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसलिए रेंज बन जाएगी. चलो अब ये देखो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ is incident on a metal surface. The variation with frequency f of the maximum kinetic energy of electrons emitted from the surface is shown. y axis पर maximum ek है और x axis पे frequency है. इस ग्राफ को देखिएगा, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है.
यूज फिगर 7.1 टू डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। अब ये वर्क फंक्शन कैसे निकालूं? हमें ये पता है कि ई मैक्स है और यहां पर ये, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा, वर्क फंक्शन होता है एच एफ नॉट। ये एच एफ नॉट का मतलब था, एफ नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकल सकती है? ग्राफ की लाइन को एक्सटेंड करो और ग्राफ को एक्स एक्सिस पे ले जाके टच कर दो, उससे तुम्हें वैल्यू मिल सकती है, उससे तुम्हें वैल्यू मिल सकती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। वंस यू गेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए आसानी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तुम उसको रखकर यूनिट का हर्ट्ज से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल आए तो आगे तो प्लैंक कांस्टेंट तो फिक्स है। अब ये वर्किंग शेयर करो और सॉल्व करके दो। फ्रीक्वेंसी अगर 1 रख लेता हूं तो उससे मल्टीप्लाई करो, हाँ ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, सही है। तो अब इसको लाकर यहां पुट कर दो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो और उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 पावर 15 हर्ट्ज के साथ, ये वाली। 6.63 एक्सपोनेंट -19। ये फाइनल आंसर बता रही। बिल्कुल। 0.63 10 पावर, -19। और उसकी क्या वैल्यू रखी है आपने? 6.63 10 पावर -34। 34। यस सर। सही है। A second metal has a greater work function energy than in one. Draw a line to show the variation with frequency. जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसकी थ्रेशोल्ड भी ज्यादा होगी। तो ग्राफ का ग्रेडियंट नहीं बदल सकता, ये एक रूल है। ग्राफ का ग्रेडियंट डजंट चेंज। हाँ, ग्राफ को आप कहीं से भी दोबारा बना ले लेकिन वो रहेगा उसके पैरेलल। ग्राफ को उसके पैरेलल रखिएगा। Part number 3, explain why the graphs in 1 and 2 do not depend on the intensity of the incident radiation. अब मैं आपका वेट करूंगा कि आप मुझे थ्योरी समझाओ कि इंटेंसिटी जो होती है, कि जो ग्राफ्स हैं, वो कह रहा है ग्राफ्स को इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बताओ कि ग्राफ्स को इंटेंसिटी से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? अच्छा, इसमें हमसे गलती हो रही है। ये कह रहे हैं कि लोगों ने फ्रॉम यूनिट्स ऑफ ईवी टू जूल, ये कौन सा पार्ट है? नहीं, अच्छा कोई और सवाल है, कोई और एक सेकेंड, नहीं सही। हम लोग यहां पर हैं। Very few candidates appreciated that intensity determines the number of photons arriving at the surface per unit time. Intensity therefore determines the number of electrons emitted per unit time and not the energy of those electrons. A very good explanation, very good wording. और हमने इसको क्लास में काफी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आप लोग जरूर इस एक्सप्लेनेशन को देखो और एग्जामिनर रिपोर्ट से बहुत सीखने को मिलता है।
The intensity determines the number of photons arriving at the surface per unit time. Intensity therefore determines the number of electrons emitted per unit time and not the energy of those electrons. सर कल आप क्लास रख रहे हैं? कल संडे एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रही है या रेगुलर कोई कैंपस पे क्लास हो रही है? एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स सर। मैंने कहा शायद कोई क्लास, क्योंकि संडे को शायद कोई पॉजिटिविटी हो, कोई क्लास हो रही हो। नहीं इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं सर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो थ्योरी पार्ट है उसमें आपको 100% लिखना होगा, क्योंकि ये मेमोरी है और मेमोरी में फिर गलती अगर हो तो वो बहुत बड़ा हेडेक बनता है। अच्छा, नवंबर 13 43 का 7, अब है जून 13 41 का 7। ये वाला ईयर नंबर निकालो। जून 13 41 का 7 ये बता रही है कि क्वेश्चन नंबर 38 है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें क्वेश्चन में कोई अच्छी चीज तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन बहरहाल चलो ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद दैट। Some data for the work function energy and the threshold frequency of some metal surfaces are given. State what is meant by threshold frequency. Formula, sorry, concept क्या था? The minimum frequency at which photoelectric effect starts. इसके फिर 2 मार्क्स दे रहे हैं और वो दोबारा चाह रहा होगा कि आप इसको कंप्लीट डिफाइन करो। Many candidates stated that the threshold frequency is the minimum frequency for an electron be emitted from the surface, without making it clear that it is the minimum frequency of electromagnetic radiation. तो ये चाह रहा है कि इसको भी मेंशन किया जाए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बन गया और तुम इसको कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर प्लेटिनियम। अब ये कैसे निकलेगा? वर्क फंक्शन दिया हुआ है और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ नॉट, और हमें निकालना है एफ नॉट। एफ नॉट होगा E, अगर मैं इसको एक सेकेंड, ये सिंबल अब सही रहेगा।
चलो अब ये वाली वर्किंग करके दो जल्दी से। 1.4 exponent 15. 1.4 एक्सपोनेंट 15। तो ये 2 6 फिक्स पे ही रखना है ना? हाँ, क्योंकि डेटा इन द क्वेश्चन इज ऑल्सो करेक्ट टू 2 sig fig। ओके सर। सही है। और अब आगे पढ़ो। Electromagnetic radiation having a continuous spectrum of wavelengths between 300 nanometer and 600 nanometer is incident. In turn, on each of the metals listed, determine which metals, if any, will give rise to the emission of electrons. वही emission कर सकता है जिसकी एनर्जी, जिसके फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करे या उससे आगे जाए। मतलब जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो इस रूल को फॉलो करेगी। तो करते क्या है कि ये जो हमें दिया हुआ है ना 300 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर वाला जो है, इसको देख लेते हैं कि इनमें से कौन से वाले से मैच करेगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। हमें मेटल की ना फ्रीक्वेंसी दी हुई है तीनों 5.8, 8.8। तो अब ऐसा करते हैं 300 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर को फ्रीक्वेंसी बना लो और इसको भी फ्रीक्वेंसी बना लो। और फॉर्मूला क्या होता है जो कनेक्ट करता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये दोनों में जाके ना दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी की रेंज आ जाएगी। तो ऐसे दो इन 300 नैनोमीटर को और 600 नैनोमीटर को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लो, जल्दी से करो। पहले वाले की तो 1 into 10 power 15 आ रही है। नहीं, वो 300 1 into 10 power 15 से मसला नहीं हल होगा, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो हमें ऊपर टेबल कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है उसमें सारे 10 power 14 है। अच्छा। तो वो फिर बन जाएगा 10 into 10 power 14। दूसरा भी निकाल दो, 600 नैनोमीटर को भी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। सर इसका आ रहा है 5 into 10 power 14। ये सही है। तो ये रेंज बन रही है 5 से लेकर 10। देखो ये रेंज है 5 to 10 की रेंज है। अब मुझे बताओ अगर 5 to 10 की रेंज है और मेरा टेबल जो है वो यहां तक गया है, ये सर ये 5 वाला to 10 की रेंज कैसे बनी? अभी अच्छा तो अच्छा, आपने बताया ऊपर वाला 10 दिन 10। सही है। अब 5 to 10 के अंदर कौन सा मेटल आ जाएगा? 5 to 10 की रेंज है मेरे पास, आई हैव अ रेंज ऑफ 5 to 10। तो कौन सा मेटल इमिट करेगा? सोडियम 5.8 है। सोडियम क्या इमिट करेगा? 5.8 इस रेंज में आता है। 5.8 को चेक करो। जी सर, ये सोडियम एंड जिंक दोनों। और ये वाला हट जाएगा क्योंकि ये उस रेंज में नहीं आ रहा। तो 5.8 और 8.8 तो सोडियम इमिट करेगा और जिंक इमिट करेगा। अच्छा, अब ये फिर थ्योरी पार्ट आ गया। When light of a particular intensity and frequency is incident on a metal surface, electrons are emitted.
State and explain the effect, if any, on the rate of emission of electrons from this surface for light of the same intensity in higher frequency. जब आप इंटेंसिटी वही रखेंगे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी पर फोटोन बढ़ती है। जब एनर्जी पर फोटोन बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि आपको जो काइनेटिक एनर्जी में शेयर है वो ज्यादा मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ती। सी पार्ट, देखो सी पार्ट पढ़ो। देखो कह रहे although many candidates realize that a higher frequency would result in each photon having more energy, very few of these candidates went on to deduce that there must be a fewer photons per unit time in order to maintain the same intensity. Thus, there is a decrease in the rate of emission of electrons. Most candidates had the false impression either the rate of emission of electron would stay the same because the light intensity is the same, or that the rate of emission of electron would increase because the electrons are emitted with more kinetic energy. अब ये बड़ा टेक्निकल सा आंसर है, इसको गौर से पढ़ लो। हमने पहला पॉइंट तो क्लिक कर लिया कि जब हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो हर फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी आएगी। अब रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कुछ बच्चों ने ये सोचा कि शायद रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो वही है, वही इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकल रहे हैं। अब आगे ये जो पर यूनिट टाइम का चक्कर है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना, वेरी फ्यू ऑफ दीज कैंडिडेट वेंट ऑन टू डिड्यूस दैट देयर मस्ट बी फ्यूअर फोटॉन्स पर यूनिट टाइम in order to maintain the same intensity. अब ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अब इसको तुम्हें गौर से पढ़ना पड़ेगा। सर ये एक्सप्लेन कर दें। ये बेसिकली पर यूनिट टाइम का चक्कर है, बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड इशू नहीं है। वो उसने चालाकी करके बोला था सवाल में कि हमें इंटेंसिटी सेम रखनी है। अब मसला ये है कि इंटेंसिटी में जो एनर्जी है वो सेम कैसे हो सकती है? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो पर फोटोन एनर्जी बढ़ेगी तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि टोटल एनर्जी सेम रहे। यानी अगर आपके पास पहले इस तरह करके फोटोन आ रहे थे 2 जूल 2 जूल 2 जूल, तो टोटल एनर्जी जा रही थी 6। अब आपने बढ़ा दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 4 कर दिया, तो ये तो 12 जूल हो जाएगा, इंटेंसिटी तो बदल जाएगी। इंटेंसिटी को सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ये टेक्निकल पॉइंट है। तो अब वो एग्जामिनर रिपोर्ट में कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आप बेसिकली इंटेंसिटी को सेम रखो तो अब आपको फोटॉन्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर फोटॉन के पास एनर्जी बढ़ गई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी चीज को हैमर कर रहे हो और आप 5 मरतबा हैमर करते हो और वो नेल अंदर चला जाता है। अगर आप चाहते हो कि एनर्जी वही रहे और आप ज्यादा स्ट्रांगली हैमर करो तो हो सकता है 3 हैमर से वो नेल अंदर चला जाए। तो जब आप 3 हैमर करोगे और एनर्जी वही रखना चाहते हो तो पर हैमर एनर्जी बढ़ा दोगे, तो आपको 3 पर आना पड़ेगा। तो ये वो ट्रिक है, तो इसको गौर से देख ले। यही आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है, आखिरी डिस्कशन है। सही है सर, समझ आ गया। और जैसे मैंने कहा था कि ये चैप्टर हाई लेवल कॉन्सेप्ट देता है, तो इसको कंप्लीट कर लो और फिर हम आज का काम यहीं तक रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।